बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आओ इन्वेंट्री रिवाइज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो तो तीन तरह की इन्वेंट्रीज होती हैं। रॉ मटेरियल होती है, वर्क इन प्रोसेस होता है और फिनिश गुड्स होता है। एक पीरियोडिक सिस्टम होता है और एक परपेचुअल सिस्टम होता है। पीरियोडिक में फिजिकल काउंट होता है, परपेचुअल में, और उसके बाद पीरियोडिक में परचेज अकाउंट बनता है और परचेज, परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट बनता है और कार्ड बनाना सिखाया हुआ है, लेजर बनाने भी। पीरियोडिक में कार्ड नहीं बनता। फाइफो हो तो ये मेरा पठान अंडे वाले बर्गर के बदले यूनिट्स काउंट कर लेता है और मैं एज अ टीचर उस पर रेट लगा देता हूँ। फाइफो हो तो लेटेस्ट परचेज लगा देता हूँ। एफ को हो तो फार्मूले से रेट ले आता हूँ। यही सारी कहानी सिखाई हुई है। फार्मूला याद है? ये है एफ को का फार्मूला, ज़रा देख लो। तो याद है मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस? अच्छा, पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है। अंसारी थोड़ा ऊपर जाना ना ना मेरा बेटा, या मुझे ऊपर भेज दे या नीचे भेज दे, लेकिन पीरियोडिक की एंट्री होती है। बोलो जी, एंट्री क्या होती है? आज तूने अपनी हैसियत के मुताबिक ना अपना सदका देना है, तूने भी और तुमने भी। अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी पढ़ाई का सदका देना, जितनी भी अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी हुई है। चलो, और जो मेरे जहाज और जहाज ने अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती, यकीन करो बॉयज़ जो है ना वो तंदूर पे रोटी लगाना सीख लें और बच्चियां सिलाई कढ़ाई के किसी स्कूल में चली जाएं, ताकि दोनों अपना मुस्तकबिल जो है वो संवार सकें। यहाँ अब दोनों का मुस्तकबिल नहीं है, नहीं है, वल्ला ही नहीं है, क्योंकि 100 क्लासेस तकरीबन हो रही हैं और अभी तक हमें यही नहीं याद रह रहा है कि कहाँ एंट्री होती है, कहाँ एंट्री। मेरे बच्चों, फिक्र की बात है। एनआरबी याद है? कौन थी? फार्मूला भी याद है? पहले तोड़ दो फिर जोड़ दो, पहले तोड़ दो फिर जोड़ दो। इन्वेंट्री की कॉस्ट डिटरमिन करते हुए ये आइटम कॉस्ट में शामिल होती हैं और ये आइटम कॉस्ट में शामिल नहीं होती। लॉस सिखाया था? अच्छा जी, एक नॉर्मल लॉस होता है और एक पीरियोडिक हो तो नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री, परपेचुअल में क्या होती है? अपनी। एबनॉर्मल लॉस की पीरियोडिक में होती है। बोलो क्या होती है? और बाद में ये कहाँ जाता है? क्या एंट्री होती है? इसी एबनॉर्मल लॉस की परपेचुअल में क्या एंट्री होती है? और फिर क्या एंट्री होती है? ओके हो गया। कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे जाना सिखाया था। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे आना। जिस पर प्रॉफिट बेस करेगा वो हमेशा 100 होगा। मशहूर जमाना डायलॉग सुनाओ। ये जो बच्ची कह रही है ना कौन सा डायलॉग सुनाऊं, बीबी यहीं का, ये जो स्क्रीन खुली है यही डायलॉग सुनाना है आपने। कोई लेटेस्ट मूवी का डायलॉग नहीं शुरू कर देना, ठीक है? आपकी मेहरबानी। चलो बस बस मेरा बेटा। अब एक है पीरियोडिक, एक है परपेचुअल। पीरियोडिक की क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बोलो, और ओपनिंग इन्वेंट्री की एंट्री। परपेचुअल में क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, ओपनिंग की।
अगर यही हरकतें रही तो तुम्हारी भी नहीं होती। तो हरकतों को क्या कर लो, सही कर लो, ताकि तुम्हारी नहीं होती भी होती हो जाए, तुम्हारी नहीं होती भी, लेकिन उसके लिए हरकतों को सही कर लो। तुम्हारी मेहरबानी। मैं भी यही उम्मीद रख रहा हूँ, लेकिन थोड़ी हरकतें तो सही करो यार। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। बस यहीं तक, तमीज़ के दायरे में। जो मैंने पहले दिन कहा था वो मजाक जो अपने बच्चों से करता हूँ, उतना मजाक जो है वो क्लास में एक्सेप्टेबल है। इससे आगे आपकी बकवासियात वो सिर्फ हॉस्टल तक महदूद रहनी चाहिए। ठीक है, शाबाश बच्चे, वैसे तुम अच्छे हो, तमीज़ के दायरे में रहते हो, ओवर नहीं हो जाते। पीरियोडिक में परचेज करने की एंट्री बोलो। आए होए 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 होए, सही कह रहे हो, आगे चलो। डरा कहाँ से दिया बीबी, इतनी जल्दी डर जाती है तो चूहे से कैसे दोस्ती करेगी। आगे चलो जी, एंट्री बोलो। पीरियोडिक के बाद परपेचुअल में कैरिज इनवर्ड की एंट्री, पीरियोडिक में, परपेचुअल में अगर डिस्काउंट मिली तो एंट्री बोलो। मैं एक रख के ना उठा के दीवार में तुम्हें ठोकूंगा। मैंने कभी पेबल का वर्ड बोला है? आई कैप ने इंट्रो की बुक में जो जो अनफॉर्चुनेटली कमी रखी हुई है, वो कमी हमने स्किप करके चलनी है। इसलिए मैंने पूरे सिलेबस में आपको क्या बोला है, क्योंकि पूरा सीए करवाने, आपको पीआरसी थोड़ी करवाने के गलत कॉन्सेप्ट बोल के आपको जाया कर दूं मैं। इसलिए प्लीज जो सिखाया वो बोलें, बोलें। और इनके दरमियान में क्या है, इंग्लिश वाला उर्दू वाला? इंग्लिश वाला है, अंग्रेज के बच्चे। आगे चलो, परचेज रिटर्न बोलो। परचेज रिटर्न बोलो। सेल्स की पीरियोडिक में दो होती हैं। ये वही नहीं है, ये मोबाइल वाला है ना, हिलता रहता है ना, ये वही है बेचारा, हिली सरकार है ये। तो इसके आस्थाने पे क्या लिख के लगाएंगे, हिलने वाली सरकार। कौन सी वाली सरकार? हिलने वाली सरकार। बोला इसका गद्दी नशीन होगा। चलो सेल की एंट्री बोलो। बेटा वैसे ये पीरनी भी जो है ना, बच्चियों के लिए अगर आस्थाना खोले तो इसका नाम भी मशहूर है, ऊपर वाली सरकार। कौन सी सरकार? यो मरीजा आया करेगी, क्या करेगी, जरा ऊपर देखे, बल्कि थोड़ी देर ऊपर जाए, और ऊपर गई और वो बच्ची दोबारा नीचे। चलो भाई, सेल की परपेचुअल में दो एंट्री होती है, पहली बोले। और कॉस्ट पे क्या एंट्री? पीरियोडिक में सेल रिटर्न की एंट्री बोले। परपेचुअल में पहली बोले, कॉस्ट पे बोले। अब ये सारी एंट्रीज आपने दोबारा से रिवाइज करनी है। ये वाला इंपॉर्टेंट पेज होता है कि कौन सी आइटम इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल करनी है और कौन सी शामिल नहीं करनी। परचेज प्राइस शामिल करनी है, नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी शामिल करनी है, नॉन एडजस्टेबल टैक्सेस शामिल करने हैं, ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग कॉस्ट शामिल करनी है, अदर कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन शामिल करनी है। जो शामिल नहीं करनी उन्हें एक्सक्लूड करना है। क्या क्या है? फिर मैं एक दिन आपको लेकर गया था किधर, एनआरवी, ऊपर नहीं लेके गया था। ऊपर मैं लेके जाऊंगा भी नहीं, अभी मेरे बच्चों ने बड़ी लंबी जिंदगी आफियत वाली गुजारनी है इंशाल्लाह। अभी तो नहीं होती भी तो होती में कन्वर्ट होगी यार, अभी से तुम्हें कहाँ ऊपर भेज दूं। ठीक है, दिल बड़ा रखो, नहीं होती भी होती हो जाएगी। चलो और भाई,
एनआरवी को टोटल कॉस्ट टोटल एनआरवी से कंपेयर नहीं करना, बल्कि आइटम बाय, तो तुम सारी मेरी इन्वेंट्री आइटम्स हो, तो मैं तुम्हारी तो टोटल कॉस्ट को टोटल एनआरवी से कंपेयर नहीं करूंगा, तुम्हारी सबकी मिलाकर भी एनआरवी 0 रहनी है। तो तुम पे सिर्फ क्या लगा है, माँ बाप का कॉस्ट, एनआरवी तुम्हारी माइनस में है भाई। पल्ले से पैसे देके कहेंगे यार इसे बेच रहे हैं हम, ले जाओ, खर्चा हम दे देंगे टोरंटो ले जाने का। तो ये तुम्हारी हालत है। ये याद है रॉ मटेरियल की अगर एनआरवी गिर जाए तो उसे नहीं गिराते, अगर फिनिश गुड की एनआरवी ज्यादा हो, उसकी एनआरवी ना गिरे तो रॉ मटेरियल को ये छूट मिल जाती है कि उसकी एनआरवी भी डाउन नहीं करेंगे। सिखाया वह, आओ जी, बता दिया था सारा। चलो जी, तुम करोगे मैं करूंगा? चलो जी, 1 बाय 1 बिस्मिल्लाह पढ़ो। साथ साथ रिवाइज भी करवाता रहूंगा, कोई चीज रह जाएगी तो परेशान ना हो। ये देखो, ये स्लाइड सिखाई भी है आपको, कहाँ गई भाई? ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट कब करते हैं? जब वो इंटरचेंजेबल ना हो, और अगर इंटरचेंजेबल हो तो फाइफो या एफ को, फाइफो या एफ को। इसके बाद ये भी सिखाया था स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड भी, और इट इज ऑफन यूज इन फॉर मेजरिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ विथ सिमिलर। याद आपने रखना है, एक एक चीज पढ़ाई भी आपको, एक लाइन भी बुक की छोड़ी नहीं है कि आप कहेंगे यार कोई चीज छोड़ के चले। रिटेल रिवाइज करना आपका काम है। अब बताएं जी, रिटेल प्राइस मेथड इन द रिटेल इंडस्ट्री फॉर मेजरिंग इन्वेंट्री ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम विद सिमिलर फॉर विच इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू यूज। सही है गलत है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज नेसेसरी फॉर इन्वेंट्री विच इज नॉट। हाँ जी, सही है, बोले जी, बोथ आर। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। याद कौन रखेगा? ये याद है इन्वेंट्री कब एक्सपेंस बनती है? जब सेल हो जाए, जब राइट डाउन हो जाए, या जब लॉस हो जाए। डिस्क्लोजर पढ़ाए थे सारे। इसकी आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट थी, पीरियोडिक सुइटेबल है, परपेचुअल सुइटेबल है। चलो करो। अब बेटा ये चीज भी थोड़ी सिलेबस के बाहर है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। फिजिकल काउंट कब करते हैं? पीरियोडिक में करते कब है? साल के 31/12/24 को है। अब शहरोज जा रहा था स्नोफॉल देखने, कब? 20/12/24 को, और इसने स्टॉक टेक करना था 31/12/24 को। बॉस ने कहा यार रुक जा, स्टॉक टेक होना है, फिजिकल काउंट होना है। कहता कोई टेंशन नहीं, मैं आज ही कर देता हूँ।
उसने कहा यार कमाल हो गया, आज ही कर देता है, ईयर एंड तो 31/12/24 को है। कहता है सुनो भाई, मैंने आज फिजिकल काउंट कर दिया, इन 10 दिनों में मेरी एब्सेंस में जो गुड्स आए वो इसमें, और जो चाहे वो माइनस कर देना। कहाँ पहुंच जाओगे? यहाँ। ओके हो गया। अच्छा भाईजान 20/12/24 को स्टॉक काउंट करके नहीं गए और घर वापस आए 10/1/25 को। मालिक ने कहा भाई फिजिकल काउंट करना था। कहता टेंशन किस बात की है, मैं आज फिजिकल काउंट कर देता हूं। आज जो इन 10 दिनों में गुड्स आई है वो तुम, और जो गई है वो। बस ये ध्यान रखना, सेल को कॉस्ट पे रखना, सेलिंग प्राइस पे। इसे कहते हैं फीड फॉरवर्ड रिकंसिलिएशन, और इसे कहते हैं फीड बैक रिकंसिलिएशन। अगर ईयर एंड से पहले फिजिकल काउंट किया तो परचेज को क्या करोगे? ऐड। और सेल्स को बोलो लेस। लेकिन जो लेस करोगे वो उसकी कॉस्ट पे करोगे। यहां आते हुए क्या करोगे? परचेज को लेस करोगे। परचेज तो होती अपनी कॉस्ट पे है, लेकिन सेल्स को क्या करोगे? ऐड करोगे। ऐड करोगे लेकिन किस पर? बोलो। सेल्स को ऐड करोगे लेकिन उसकी कॉस्ट पर, उसकी कॉस्ट। और ये एक एमसीक्यू है इसलिए करवा रहा हूं कहीं आ ना जाए। कराची ट्रेडर ने परफॉर्म किया स्टॉक काउंट 10 जनवरी को, जबकि ईयर एंड कब था? स्टॉक काउंट ने बताया कि इन्वेंट्री की वैल्यू अब 480 कब है? यहां 10 जनवरी को 480, 10/1/22। ईयर एंड कब है? इस ड्यूरेशन में इन्वेंट्री कितने की बेची? एट अ कॉस्ट प्लस। अब इसकी सेलिंग प्राइस निकालते हैं। सेल्स के सामने जो फिगर होती है सब पता है अल्लाह के फजल से, ये अल्लाह का करम है, कोई चीज़ छोड़ी भी नहीं है। याद रखना आपका काम है। जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें वो इसलिए लास्ट टाइम पे टच दे रहा हूँ कि अगर बाहर से पेपर आ जाए तो परेशानी ना हो। 81,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्लस है तो कॉस्ट कितनी हो गई? 100। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस 100, तो 135 से और 100 से कितना बना? अब यहां से वापस आना है तो सेल्स को क्या करूं? ऐड। क्या करूं? लेकिन उसकी कॉस्ट से ऐड हो गया। एंड परचेज इन्वेंट्री कितना? तो इसे क्या कर दो? कर दो। ये प्लस है ये माइनस। 5 लाख संभाल लोगे। और आगे जाना होता तो परचेज को और सेल्स को। चलो जी। करेक्ट क्या है? इन्वेंट्रीज आर हेल्ड फॉर। जी भाई सही है। एसेट्स विच आर डिजाइंड एज हेल्ड फॉर बट नॉट इन आर आल्सो क्लासिफाइड एज। यस नो? भाई एसेट्स विच आर डिजाइंड आर हेल्ड फॉर बट नॉट इन, लेकिन ये तो ऑर्डिनरी कोर्स में होते हैं, इसका मतलब ये बात गलत है। तो राइट ऑप्शन इज, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स में जो चीज़ें बिकती हैं वो इन्वेंट्री होती हैं, जो ऑर्डिनरी कोर्स में नहीं बिकती वो इन्वेंट्री नहीं होती। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा।
ध्यान से पढ़ें। कहते हैं IS2 के अकॉर्डिंगली क्या बातें ट्रू हैं। सेल्स टैक्स एडजस्टेबल इज इवेंचुअली रिकवर्ड फ्रॉम सेल्स टैक्स अथॉरिटीज, इसलिए इसको इन्वेंट्री की कॉस्ट में शामिल नहीं करना। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। सही। स्टोरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल नेसेसरी इन द बिफोर आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। यस, यही मैंने सिखाया भाई। नेसेसरी है तो, और नहीं है तो, साइलेंट है तो नेसेसरी नहीं है। अब होता क्या है, टीचर ने जो पढ़ाया हुआ होता है वो आप रिवाइज कर ही नहीं रहे, रजिस्टर को टटोल ही नहीं रहे हैं, उसका कीमा बना ही नहीं रहे हैं, उसका जूस निकाल ही नहीं रहे हैं। एग्जाम फोकस पॉइंट वहीं वेट कर रहे हैं कि कभी ये बुक खोले और हमें रिवाइज करे, हमें पढ़े। तो नया कुछ ना मांगो भाई, अकाउंटिंग वही है पुरानी जो 4 महीने आपको पढ़ाई है, वही रजिस्टर रिवाइज करें, वही आपका सीए करवाएगा, उसको संभाल के रखें। राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ये आता है आपको, परपेचुअल से आता है, एंट्रीज कर सकते हैं आप। ये करवा दो, चलो ये कर लो, कर लो भाई कर लो, नाराज क्यों होते हैं। अब भाई, एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड 3 इन्वेंट्री आइटम्स और वैल्यूड एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। कहते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट पीरियड एंड इन अकॉर्डेंस विद IS2 इन्वेंट्री। आइटम ए की कॉस्ट ये है और सेलिंग प्राइस और कमीशन। जो कॉस्ट है वो ये आ गई, सेलिंग प्राइस 10% मार्कअप पर है। अब कॉस्ट कितनी है? 100। बोले जी, प्रॉफिट 10, सेलिंग प्राइस बोले 110। कमीशन हमेशा सेलिंग प्राइस पर होती है, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालते हैं। 20,000 कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 100 सेलिंग प्राइस, कितना बना जी? कमीशन 6% है 22,000 का, कितना बना? 1300। 22,000 में से 1320 निकालें तो NRV आएगी 20,600। दोनों में से जो क्या है लोअर कॉस्ट, कितना लोगे? 20,000। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस प्रॉफिट कॉस्ट। अब 28,500 डिवाइडेड बाय इनटू कितना बना? 30,000 का 6% हो, 1,800 माइनस करो NRV 28,000, तो क्या लोगे? 28,200, विच एवर इज लोअर। सेलिंग प्राइस कितनी है और सेलिंग एक्सपेंस? सेलिंग प्राइस में से 2,000 माइनस कर दो, 14,000, उधर 15,000 है,
क्या लूँ? 14,000 जमा कर दें। 62,500 ढूंढे। ये कार्ड बनाना सिखाया हुआ है, अन्य वाई बनाया हुआ है, ये कर दे। याद रखना कि जो वेरिएबल एफओएच होता है ना, या वेरिएबल कॉस्ट होती है, इसका जो बजट बनता है वो एक्चुअल एक्टिविटी पे बनता है। इसका जो बजट बनता है वो एक्चुअल एक्टिविटी पे बनता है। कौन सी एक्टिविटी? और जो फिक्स कॉस्ट होती है, इसका जो बजट बनता है वो नॉर्मल एक्टिविटी पर बनता है। किस पर? अब इसको याद करें, चारों में से जो ऑप्शन बनता है वो बता। वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट किस पर बनती है और फिक्स कन्वर्जन कॉस्ट किस पे बनती है? इफ एक्चुअल प्रोडक्शन लेवल डज नॉट एक्सीड, तो डी इज द राइट वन। ठीक है, ये आप करके दें मुझे। 27। याद है रिटेल मेथड क्या होता है? बताया था। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो, कॉस्ट आ जाए, तो ये कौन सा मेथड होता है? ये रिटेल मेथड होता है। क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इफ रिटेल मेथड इज। अब बताएं सेल्स की वैल्यू कितनी है? लेकिन ये तो चीज़ें सेल हो गई और ये परचेज हैं, ये ओपनिंग है। ये क्या है? ओपनिंग है। ये क्या है? लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। रिटेल मेथड में रिटेल मेथड में
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस हो जाए, सॉरी, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस हो जाए तो कॉस्ट बाकी रह जाती है। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस हो जाए तो बोले ओपनिंग स्टॉक के सामने जो होता है वो क्या होती है, कॉस्ट। परचेज के सामने भी जो होता है वो कॉस्ट। अब ये सेल्स के सामने सेलिंग प्राइस है, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। किस में? अब जहां खड़े हो उससे डिवाइड कर दो। सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 100। प्रॉफिट कॉस्ट 70, इसे 100 से डिवाइड कर दो, 75 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो 3,07,50। अब बताएं ओपनिंग स्टॉक कितना है। देखें कुछ ऐसे लिखा करते थे, ओपनिंग स्टॉक एड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक बनता था कॉस्ट ऑफ सेल। जो चीज़ें ना हो वो ना बोला करें। ओपनिंग स्टॉक कितना है और परचेज 5 लाख। क्या नहीं है हमारे पास, क्लोजिंग नहीं है। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, 3,93,750। 1,31,250। राइट ऑप्शन इज। तो कभी ओपनिंग स्टॉक पूछ लेगा, कभी परचेज पूछ लेगा, कभी क्लोजिंग स्टॉक पूछ लेगा, कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछ लेगा। ए टू जी पक्का कर लो, जी टू ए उसी में से पूछ रहा होता है वो। जी टू ए नई चीज नहीं है भाई। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, ए टू जी अभी मजबूत नहीं हो रहा। आखिरी 10 दिन है, इस पे तो जान मारो यार। ओ मारोगे, कितनी जान मारोगे? थोड़ी सी, थोड़ी सी मार लो, वो उससे भी पास हो जाओगे। चलो 32 कर दो। According to IS2 inventories, which two of the following shall be included in cost of inventory in manufacturing business? Carriage inward, storage cost of finished good, depreciation of furniture, depreciation of plant। क्योंकि प्लांट से चीज़ें तैयार होती हैं, प्लांट से चीज़ें। और फैक्ट्री में फर्नीचर नहीं होता, वहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं होती है। लिख लें, फैक्ट्री में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट होते हैं। फैक्ट्री में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, ये चीज़ें होती हैं। याद रहेगी बात। तो फर्नीचर हो गया, व्हीकल हो गया, फिक्सचर फिटिंग, इनको हेड ऑफिस से लिंक रखना, इनको फैक्ट्री से लिंक नहीं रखना। ये करके दें मुझे, कैलकुलेशन तो पहले ही बहुत करवा चुका हूँ। ध्यान से कीजिएगा।
चलें, कहते हैं इनमें से क्या करेक्ट है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोसेस शैल इंक्लूड डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड बोथ वेरिएबल एंड फिक्स. Cost of inventory can be valued either on FIFO basis or weighted average basis. Inventory shall be measured at lower of cost or NRV and replacement cost. Replacement cost का कोई जिक्र, तो इसका मतलब ये गलत है, तो राइट ऑप्शन इज 1 and 2. 2 नहीं 2, बोलो 2, बोलो 2. हाँ, इंसान बनो तमीज लोग, बुरी बात. लो 38 करके दो. ये जरा रिवाइज करो, एक दिन सारा सिखाया था आपको. यार अहमद को कहेंगे यार फिर वही चीज भेज देते हो, कितनी दफा करेक्शन करके दूं यार. मैंने कहा फिर फायदा क्या करेक्शन करने का जब आपने वही चीज दोबारा गलत करके भेज देनी है यार. मेरे को 10वीं दफा है कि सर ने ठीक किया और 11वीं दफा आपने फिर वही दे दिया. अंसारी साहब आप पागल हैं, आप लगे रहे ऐसे ही. रिवाइज करो बेटा. भाई याद रहेगी बात. अब ये सॉल्व करके दें. चलें, आए जी. किरण वैल्यू कर रही है अपने स्टॉक को एट, हावेवर इट वाज डिस्कवर्ड एट वन ऑफ द इन्वेंट्री आइटम कॉस्टिंग. अब इसको तोड़ देना चाहिए हमें. 425 को तोड़ दो, 30,000 में और 395 में. ये क्या हो गई? कॉस्ट हो गई. अब एनआरवी चाहिए. कैन बी सोल्ड एट 70% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस, और नॉर्मल सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्लस 20,
तो इसका मतलब इसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस बनी 30,000 जमा 6,000। भाई 6,000 कितनी बनी 30। लेकिन ये चीज़ें इसका कितने परसेंट पे बिकेंगी 70%। कितना बना भाई 36,000 का 70% 25,200। इसकी NRV नॉट अवेलेबल ये 25,200। ये 395 होना चाहिए था, ये 25,200 होना चाहिए था। जमा करें जी 4,20,000। यानी स्टॉक ये होना चाहिए था, आपने ये लिखा कितना ज़्यादा लिखा क्लोजिंग। और नहीं भाई 4800। भाई 4800 से क्लोजिंग ज़्यादा कर दिया तो 4800 से प्रॉफिट भी ज़्यादा कर दिया और 4800 से कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कर दी। ये सारा पढ़ाया भाई, अब नहीं याद तो वो आपका कसूर है भाई। आखिरी 10 दिन में तो मैं अब आपको नहीं कह सकता दोबारा से याद कर ले। इट्स अप टू यू कि आपने क्या रिवाइज की है। ढूंढे भाई स्टेटमेंट 1 एंड प्रॉफिट भी ओवर स्टेट हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेट हो गई और नेट एसेट्स ऑफ किरण पर अंडर स्टेट नहीं बल्कि ओवर स्टेट हुए हैं। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट है, उसे बढ़ाओगे तो वो ओवर स्टेट होगा, वो अंडर स्टेट नहीं होगा। तो कोई पछतावा भी है कि यार हमने अपना वक्त कैसे बर्बाद किया, या पछतावा भी नहीं है? नहीं है। चलो अगर पछतावा भी नहीं है तो सबसे ज़्यादा सुकून की बात है। वरना इंसान का ना दिल उसे डिस्टर्ब रखता है कि यार तूने माँ बाप के पैसे बर्बाद किए। अगर आपके अंदर ये एहसास भी नहीं है तो यकीन करो आप इस वक्त के मुकद्दर के सिकंदर हो, क्योंकि आपको कोई फिक्र ही नहीं है। ज़मीर मुतमईन हो ना, और सॉरी टू से ज़मीर बेहिस हो जाए तो इससे ज़्यादा कीमती चीज़ आज की ज़िंदगी में कोई नहीं है। चिल करके ज़िंदगी गुजारोगे, ज़मीर क्या हो चुका, बेहिस हो चुका। मैं आपको MCQs करवा रहा हूँ, बातें वही हैं जो पहले करवाई हुई हैं। अब आप सोचें यार हमने कितना वक्त कहाँ कहाँ बैठ कर बर्बाद किया। अल्लाह करे आपको समझ आ जाए ज़िंदगी के लिए। नंबर 47 कर दें। यार इनसे पूछे खलीक साहब को कॉफ़ी दे दी। साजिद से पूछे। चलें जी भाई, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग और प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए ओपनिंग बना दिया क्लोजिंग और क्लोजिंग बना दिया। किसका अफेक्ट पूछ रहा है? अब दो बना लो, एक सही और एक गलत। सही बना लेते हैं सेल्स, बल्कि इसे भी छोड़ो कि सही मुकाओ। ओपनिंग स्टॉक कितना है, डायरेक्ट चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक ठीक है, तुमने
क्लोजिंग कितना लिखना था? 86,200। आपने ओपनिंग स्टॉक कितना लिख दिया? 86,000। और आपने क्लोजिंग कितना लिख दिया? 72,000, 72,500। अब जरा देखें, आपने ओपनिंग क्या कर दिया? ज्यादा। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा किया, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हुई, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हुई, जीपी डाउन हुआ। दोनों से नेट कर लो। 86,000, ये मैंने क्या लिख दिया? ये काटो। चलो 86,200 में से 72,500 माइनस कर दो। 13,000। वो 200 कह रहा है, वो 700 कह रही है। 13,000। अब आओ जी, क्लोजिंग तुमने कम लिख दिया। क्लोजिंग कम किया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हुई, कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा हुई तो जीपी कम हुआ। डिफरेंस 13,700, दोनों से डाउन हुआ। 26 और 1 27,400, 27,400 से प्रॉफिट डाउन हुआ। ढूंढो। अब ये एक तावीज़ जो उस दिन सिखाया था, कहाँ गया मेरा तावीज़? ओ भाई, मेरा तावीज़ कहाँ गया? ये काश के इसको आप उस वक्त सीरियस लेते कि यार ये पागल बता रहे हैं, इससे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। कोई स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ करोगे? चलो ख्याल रखना अपना। अल्लाह हाफिज।